इन द टुडेज क्लास। बच्चों आज से आपकी बायोलॉजी की भी क्लास स्टार्ट हो रही है 10th क्लास के लिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन करें कॉन्टिन्यूअसली। लगातार आप इन क्लासेस का बेनिफिट लीजिए। बच्चों आज की ऑनलाइन लाइव क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस को। एक बार ऑल द स्टूडेंट्स रेज द हैंड इफ यू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन ऑडियो एंड वीडियो। Raise the hand, all the students. Okay, beta, let's start it. Today's chapter is life processes. Let me take the first topic, life processes. But so, what are the life processes? All the actions, all those actions, those activities, those processes which are essential for the survival of the living organisms are called लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं हम लाइफ प्रोसेसेस के। फर्स्ट एग्जांपल है मेंटेनेंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। बच्चों जो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसके मेंटेनेंस, उसका जो डैमेज है उसकी रिपेयरिंग होना और उसका बना रहना, तो ये सब जो है क्या कहलाते हैं, ये लाइफ प्रोसेसेस के एग्जांपल्स हैं। सेकंड लेते हैं रेस्पिरेशन। बच्चों रेस्पिरेशन क्या है, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायर करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, वो लाइफ ऑक्सीजन को यूज करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है पाया जाता है। रेस्पिरेशन बच्चों एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो सेलुलर लेवल पर पाया जाता है, और इसके अंदर सेल्स के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है in the presence of oxygen and the energy forms in the form of ATP molecules। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, जो रेस्पिरेशन है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड इट अकर्स ऑन द सेलुलर लेवल एंड फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड in the presence of oxygen and energy forms in the form of ATP molecules। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों डाइजेशन। बच्चों डाइजेशन से पहले एक और मैं बता दूं आपको, न्यूट्रिशन एक टॉपिक है। तो न्यूट्रिशन भी एक लाइफ प्रोसेस ही है जिसके अंदर हम फूड को एनगल्फ करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसको एसिमिलेट करते हैं और उसको हम अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं डाइजेशन। बच्चों डाइजेशन एक प्रोसेस है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके द्वारा कंप्लीट होता है। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, और फिर वो जो सिंपल मॉलिक्यूल हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर उनको एसिमिलेट किया जाता है। तो डाइजेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों एक्सक्रीशन। बच्चों डाइजेशन के आफ्टर द डाइजेशन, कंप्लीशन ऑफ द डाइजेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है या जो वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी में इकट्ठा होता है उसको बॉडी से रिमूव करना, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर लगातार जो सब्सटेंसेस हैं, जो मिनरल्स हैं, जो गैसेज हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड के द्वारा। हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड के रूप में ब्लड भी है और लिम्फ भी है और जो अदर बॉडी फ्लूइड है वो भी है। तो इन बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा जो है लगातार मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरी बॉडी के अंदर। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट लेते हैं इरिटेबिलिटी। बच्चों जो इरिटेबिलिटी क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड्स टू देयर एनवायरनमेंट, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ में वो इंटरेक्शन करता है और रेस्पॉन्स देता है। तो इसी को हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं, इरिटेबिलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट लेता है ग्रोथ। बच्चों ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म उसके बर्थ के बाद में जो है धीरे धीरे ग्रो होता है, ग्रोथ करता है। तो ये एक लाइफ प्रोसेस है। नेक्स्ट लेते हैं मूवमेंट। बच्चों सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी ना किसी फॉर्म में जो है मूवमेंट पाया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन।
बच्चों रिप्रोडक्शन एक एबिलिटी है, एक एबिलिटी है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द रिप्रोडक्शन एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज टॉपिक्स। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, प्लीज रेज द हैंड। Any student, if you have any problem, please raise the hand. Yes, sir. हाँ बेटा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी। गुड हाँ बेटा आफ्टरनून सर। बताइए। हाँ कपिल, हाउ आर यू? हाउ आर यू? सर मैं बढ़िया हूँ सर। हाँ बताइए बेटा, क्या प्रॉब्लम है? सर मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरे को ये इरिटेबिलिटी समझ में नहीं आई। देखो आप अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ में रेस्पॉन्स देते हो भाई। आपके आसपास के एनवायरनमेंट में मान लो टेम्परेचर हाई है या कम है, ठीक है ना, तो उसमें आपको महसूस होता है क्या ये? हेलो हेलो कपिल, यस सर। आपके आसपास के एनवायरनमेंट में यदि टेम्परेचर ठंडा होता है या बहुत ज्यादा गर्म होता है तो आपको पता चलता है नहीं चलता है? तो यस ये सर। कैसे पता चला? सेंसिटिविटी की वजह से पता चला। इसी को हम इरिटेबिलिटी कहते हैं। मतलब अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ में रेस्पॉन्स देना, जो भी उनमें चेंजेस आते हैं। आगे बात समझ में? तो इसी को हम क्या कहते हैं? इरिटेबिलिटी कहते हैं। आगे बात समझ में? एक और है, एक और है बेटा मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। एक बार रिपीट कर दो। देखो बेटा, मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या है? सबसे पहले ये देखिए, सेल है। तो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दो और जो अंदर का कंटेंट है, जिसमें साइटोप्लाज्म भी है, सेल ऑर्गेनेल्स भी है, न्यूक्लियस भी है, ठीक है ना, तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। तो बच्चों प्रोटोप्लाज्म तभी बना रहेगा जब इन प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म का जब मेंटेनेंस बना रहेगा तभी जो उससे रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं, प्रोटोप्लाज्म में जो पाई जाने वाले प्रोसेसेस हैं, रिएक्शंस हैं, वो सही फॉर्म में चलती रहेगी। तो प्रोटोप्लाज्म का बना रहना क्या कहलाता है? मेंटेनेंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। यस सर। कोई और? हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर, बढ़िया हूँ। बढ़िया। हेलो यार, याद आ रही है आपकी? आप सभी याद आ रही है? की बहुत याद आ रही है। हाँ याद आ रही है बिल्कुल। सर मेरे को भी बहुत आती है सर आपकी यार। कब मिलेंगे सर क्लास के? ये आप ना अपना पूरा ऑफिशियल नाम लिखिए इसमें ना। ये आपने जो नंबर डाल रखा है ना, नंबर ना डाल के नरेंद्र शर्मा करो बेटा इसको, है ना। नंबर को हटा दो, है ना? सब कुछ, हाँ नंबर हटा दो, है ना। ओके बेटा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, ये थोड़ा पिक्चर क्वालिटी थोड़ी कम आ रही थी, इसीलिए लिखी थी। अच्छा अच्छा, ऐसे क्या? कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है बेटा, वैसे मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है ना। ओके बेटा, हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, न्यूट्रिशन। हाँ बात करो। हेलो 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 रामदयाल, हेलो। हाँ सर। हाँ रामदयाल, हाँ बेटा नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हो? हाँ बेटा बताइए, अच्छा है क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, कोई सर, अभी प्रॉब्लम तो आपने नहीं आ लास्ट रही? में थोड़ा नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं आ रही, बस साउंड क्लियर नहीं है सर। अच्छा, साउंड क्लियर नहीं है ना। अच्छा, अभी जी आ रही है सर। क्लियर? अभी सुनाई दे रहा है बेटा? हाँ और सर, अभी तो बोर्ड आ रही है। क्लियर दिख रहा है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है बेटा? है हाँ ना? सर। तो यहाँ बेटा टेक्निकल टीम बैठी है और सब कुछ क्लियर है। हो सकता है कि आपके उधर नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। ओके बेटा? ओके सर। ठीक है बेटा ना। हाँ ठीक है, तो मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ। आगे नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं, न्यूट्रिशन। बच्चों न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज द न्यूट्रिशन?
बच्चों न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच वी engulf the food, we digest the food, we digest the complex food molecule into the simpler molecules, and we absorb them and assimilate them. बच्चों इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। दोबारा सुन लीजिए, न्यूट्रिशन क्या है कि फूड को अंदर इंजेस्ट करना, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा उनको डाइजेस्ट करना, और जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करके फिर उनका एसिमिलेशन करना, जिससे उनसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो सके, बॉडी के डेवलपमेंट में वो वापस से यूज आ सके। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। बच्चों अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स की। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब बच्चों फर्स्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में। बच्चों दो टाइप हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन and second one is the heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. बच्चों फर्स्ट लेते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? बच्चों जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, प्रोटिस्टम एल्गी है, जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट्स है, डाइटम्स है, यूग्लिनोइड्स हैं, इसके अलावा एल्गी है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट है, तो इनके अंदर क्या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, थाइलेकोइड्स पाए जाते हैं, जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो बच्चों ये क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो इस मोड को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड द ऑर्गेनिज्म which shows the mode of autotrophic nutrition, they are known as autotrophs. दोबारा सुन लीजिए, those organisms which can synthesize their own food, they are the autotrophs, and this mode of nutrition is called autotrophic nutrition. तो बच्चों इसमें हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो सभी एल्गी, ब्रायोफाइट और सभी प्लांट्स में देखने को मिलता है। बच्चों मैं यहाँ फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिख रहा हूँ। बच्चों दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? बच्चों फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच the algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm plant absorbs the CO2 from the air, absorbs the water from the soil, and in the presence of sunlight and chlorophyll pigment, they convert them into the glucose and releases the O2, oxygen and water molecule as byproduct. बच्चों दोबारा सुन लीजिए, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स हैं या ग्रीन एल्गा है, ये एयर से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं,
और सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स की प्रेजेंस में उनको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, और बाई प्रोडक्ट्स के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है होता है। इसमें बच्चों ये इक्वेशन है 6CO2 12H2O, क्लोरोफिल पिगमेंट, सनलाइट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों जो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है ये प्लांट के ग्रीन पार्ट में, ग्रीन लीव्स में और ग्रीन जो स्टेम्स हैं उनमें पाए जाते हैं। बच्चों फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। बच्चों आप सभी ने 9th क्लास में सेल जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वो स्टडी किया था, और उसमें मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट्स की सेल्स में पाया जाता है, और इनके अंदर जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें हम ग्रेना कहते हैं। इन ग्रेना की मेम्ब्रेन में, इन ग्रेना की जो सिंगल जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर उसे थाइलेकोइड कहते हैं, और इनकी मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ग्रेना के अंदर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। बच्चों लाइट रिएक्शन के अंदर सनलाइट ट्रैप होती है, तो ये लाइट रिएक्शन है जो कि ग्रेना में पाई जाती है। और क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा पार्ट है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं। तो लाइट जो एनर्जी है उसको यूज करते हुए डार्क रिएक्शन होती है जिसमें केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। तो बच्चों जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दो भाग में हो गई, लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में, और जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में पाई जाती है। अच्छा जो लाइट रिएक्शन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है जिसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं। ये बच्चों मैंने इक्वेशन लिखी है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ये फोटोलाइसिस के द्वारा हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन जो निकलती है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहते हैं, ये भी लाइट रिएक्शन के अंदर होती है। अच्छा बच्चों आपसे कोई पूछे, आपसे ये पूछे कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए CO2 है, वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अलावा सनलाइट है, क्लोरोफिल है, ये सब रॉ मटेरियल है जो कि ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो बच्चों मैं समझता हूं कि आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। The next topic is heterotrophic nutrition. बच्चों हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बच्चों न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द फूड, फॉर द न्यूट्रिशन। तो इसे हम कहते हैं हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज हिट्रोट्रॉफ्स। तो बच्चों इसमें जो हिट्रोट्रॉफ्स हैं वो प्लांट्स के द्वारा अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं और एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं, एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को भी वो यूज लेते हैं एज ए फूड। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वी आर ऑल्सो द हिट्रोट्रॉफ्स। तो इनमें भी बच्चों इसके सब टाइप्स हैं। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के सब टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट लेते हैं हम सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बच्चों सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? बच्चों कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगाई हैं जो कि डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वहां से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं।
वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अपनी सेल से बाहर रिलीज करते हैं और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर से बाहर ही जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो डाइजेस्ट होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इसके बाद में वो उसको फिर सिंपलेस्ट जो फॉर्म है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वी आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज सेप्रोट्रॉप्स। तो इसमें बच्चों कुछ फंगाई हैं, कुछ स्लाइम मोल्ड्स हैं जो कि प्रोटिस्ट हैं, कुछ बैक्टीरिया है जो कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, द सेकेंड वन इज द पैरासिटिक। बच्चों सेकेंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बच्चों व्हाट इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन? इसमें बच्चों कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या इनसाइड द बॉडी सरवाइव करते हैं और वो पैरासाइट कहलाते हैं। और जिन एनिमल या जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर वो सरवाइव कर रहे हैं उन्हें हम होस्ट कहते हैं और उस होस्ट ऑर्गेनिज्म से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वहां उन्हें शेल्टर भी मिलता है और लगातार उनको न्यूट्रिशन की भी डिमांड उनकी पूरी होती है। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है दैट इज नॉन एज पैरासाइट और जिस पर डिपेंडेंट है वो होस्ट कहलाता है। तो बच्चों जैसे कि आपने सुना होगा कि जो मलेरियल पैरासाइट है, द मलेरियल पैरासाइट इज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम सेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में सरवाइव करते हैं और जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो उनके अंदर भी वो सरवाइव करते हैं। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एंड जो ह्यूमन बॉडी है वो उनकी होस्ट हो गई और जो प्लाज्मोडियम है वो पैरासाइट हो गया। तो वहां से वो न्यूट्रिशन लेता है और बदले में वो हमें डिजीज कॉज कर देता है। तो ये इस तरीके से बच्चों, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी एनिमल की बॉडी के अंदर रह रहा है तो उसे हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। और यदि कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सरफेस पर से न्यूट्रिशन ले रहा है तो फिर उसे हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। तो आपको बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज रेज द हैंड। हाँ ओप्पो है। हाँ बेटा, मैं आपसे आप सभी से सजेस्ट करूंगा कि जिन भी बच्चों ने अपना ऑफिशियल नेम नहीं लिखा है वो ऑफिशियल नेम जरूर लिखें। एक ओप्पो S5 करके है तो वो अपना ऑफिशियल नेम लिखें। व्हाट इज योर नेम? ओप्पो S5 A5S। हेलो हेलो, हाँ बेटा व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? यू शुड ऑल राइट योर ऑफिशियल नेम, क्योंकि बच्चों हम यहाँ अटेंडेंस भी लेते हैं आपकी, तो ऑफिशियल नेम के बिना आपका जो है अटेंडेंस नहीं लग पाता। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऑफिशियल नेम लिखें अपना। जो भी है ओप्पो A5S आपको सर ने रिमूव किया है आपने, और कल से जब भी आप क्लास ज्वाइन करें तो अपना ऑफिशियल नेम जरूर लिखें। हाँ हाँ लीजिए सर। हेलो 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 सर। हेलो, हाँ हेलो। करण, नमस्ते हाय बेटा। सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर मुझे डाउट कैसे हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ही था सर। मुझे डाउट ये हाँ था कि बोलिए बेटा। एल्गी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कैसे कर सकते हैं? वो इतने डेवलप्ड थोड़ी एल्गी होते हैं। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एल्गी मल्टी सेलुलर तो है ना हाँ। भाई। आप मुझे ये बताइए, एल्गी मल्टी सेलुलर है और जो यस सर। क्लोरोप्लास्ट होता है वो सेल के अंदर होता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है वो तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होनी है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनके अंदर थाइलेकॉइड्स हैं और उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी हैं। तो एल्गी भी प्लांट में ही काउंट होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। हेलो, हाँ यस ओके। सर। हाँ, और कोई
Yes, sir. हेलो। हाँ नमस्ते बेटा, कैसी हो? नमस्ते सर, कैसे हो सर आप? How are you? हाँ बढ़िया बेटा, अच्छी कर रही हो पढ़ाई घर पे? यस सर। हेलो। हाँ बेटा, इसको कंटिन्यू रखना है ना लगातार। जो यस सर। स्कूल मैनेजमेंट है सर है, इन्होंने सबने जो प्लानिंग की है उसको आप ही सफल बना सकते हो। तो लगातार क्लासेस जारी रखो आप, है ना। बताइए क्या प्रॉब्लम है? यस सर। सर मेरे हाँ को बताइए। सेप्टोट्रॉपिक समझ में नहीं आया। देखो सेप्रोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि जो डेड मैटर होता है ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनसे जो न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है ना, उस मोड को हम उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कुछ फंगाई हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं, डेड मैटर के ऊपर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और वो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल से बाहर एंजाइम रिलीज करते हैं और उनकी बॉडी से बाहर डाइजेशन होता है और जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा बच्चों, आपको मैंने ट्रांसपोर्टेशन तक के नोट सेंड किए हैं, उन सभी को आप नोट कर लें और जिन भी बच्चों ने थोड़ा पेंडिंग रखा है या पूरा नहीं हुआ है तो वो भी कंप्लीट कर लें, फिर मैं आगे के नोट्स भी आपको सेंड करूंगा। आगे बढ़े बेटा। और कोई ध्रुव गौड़ है क्या? ध्रुव से करवा दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? सर बढ़िया हूँ सर, आप हाँ बताओ कैसे हो? हाँ बढ़िया बढ़िया, बताओ क्वेश्चन बोलो अपना। हाँ सर, क्वेश्चन बोलिए। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का सर एग्जांपल देना एक। पैरासिटिक का प्लाज्मोडियम दिया ना, प्लाज्मोडियम है, एंट अमीबा स्टोलाइटिका है ना, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई है, ये सभी ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। तो ये ह्यूमन पैरासाइट है। आगे बात मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, प्लाज्मोडियम है, एंट अमीबा है और वुचेरेरिया है, एस्केरिस है। ये ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है बेटा, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ अब, नहीं तो आगे का टॉपिक डिस्कस नहीं कर पाएंगे हम। थर्ड लेते हैं सेप्रोट्रॉपिक पैरासिटिक। नेक्स्ट लेते हैं होलोजॉइक। होलोजॉइक न्यूट्रिशन। बच्चों होलोजॉइक न्यूट्रिशन क्या है? बच्चों होलोजॉइक न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर जो हायर एनिमल है, ह्यूमन बींग्स हैं, इन सभी में पाया जाता है। तो इसमें बच्चों जो सॉलिड फूड होता है उसको एनगल्फ किया जाता है। ध्यान से सुनिए, रिपीट कर दे रहा हूं कि होलोजॉइक न्यूट्रिशन में जो सॉलिड फूड पार्टिकल है उसको एनगल्फ किया जाता है बॉडी के अंदर। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा उस सॉलिड फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट किया जाता है और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर उसको एसिमिलेट किया जाता है बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी के डेवलपमेंट में। तो इस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजॉइक न्यूट्रिशन। तो रिपीट कर दे रहा हूँ, होलोजॉइक न्यूट्रिशन के अंदर सॉलिड फूड पार्टिकल को एनगल्फ करके, इंजेस्ट करके उसको डाइजेस्ट किया जाता है, फिर उसके सिंपलर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, देन फिर उसका एसिमिलेशन होता है, फिर एसिमिलेशन के बाद में जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स है उनका यूज होता है बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी के डेवलपमेंट में। तो दिस इज द होलोजॉइक न्यूट्रिशन। तो बच्चों आज हम एग्जांपल ले रहे हैं अमीबा का, बाद में हम ह्यूमन बीइंग भी डिस्कस करेंगे अमीबा के अंदर होलोजॉइक न्यूट्रिशन कैसे पाया जाता है। अच्छा बच्चों, वैसे मैं आपको नोट सेंड कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन क्लास में बीच में जहां भी डायग्राम्स आएंगे तो आप एक रफ कॉपी जरूर रखें और मेरे साथ साथ में आप ड्रॉ करें। अच्छा बच्चों, आपको ऑनलाइन क्लास में भी पूरा इंटरेस्ट बनाए रखना है, बोर बिल्कुल भी नहीं होना है। बच्चों नेक्स्ट लेते हैं होलोजॉइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। होलोजॉइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। होलोजॉइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसमें बच्चों मैं स्केच ड्रॉ कर देता हूं और फिर मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूं। ओके।
हाँ सर, साथ साथ में कर दीजिए, मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ, बात करवाइए सर। हेलो। हाँ हेलो। 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 ओके। देखो बच्चों, these are the sketches of the holozoic nutrition in amoeba। तो बच्चों, अमीबा के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जब अमीबा के पास में, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो कोई भी सॉलिड फूड जब आता है तो उनमें प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बनते हैं, जिनसे उनमें सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। सूडोपोडिया फॉल्स फीट को कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ ये सूडोपोडिया बन गए, ये बच्चों न्यूक्लियस है, ये फूड वैक्यूल है, तो यहाँ बच्चों ये जो है फूड पार्टिकल आ गया। अब सूडोपोडिया के द्वारा इस फूड पार्टिकल को अंदर एनगल्फ कर लिया जाता है। इस स्टेप को कहते हैं इंजेक्शन। दोबारा सुन लीजिए, फूड पार्टिकल को अंदर एनगल्फ करना बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। सेकेंड स्टेप लेते हैं। इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल है वो फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है, और इस फूड वैक्यूल से अब जो सेल के लाइसोसोम्स हैं वो अटैच हो जाते हैं। अब बच्चों ये जो लाइसोसोम्स हैं ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को फूड वैक्यूल के अंदर डाल देते हैं। तो फूड वैक्यूल के अंदर उन जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका लाइसोसोम्स के एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन हो जाता है। फिर वो जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर, अमीबा के साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो सेकंड स्टेप हो गया डाइजेशन, और थर्ड स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद में बच्चों जो फोर्थ स्टेप है वो है एसिमिलेशन। उसमें बच्चों जो एब्जॉर्ब सिंपल मॉलिक्यूल्स है उनका यूज होता है वापस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में, जिससे सेल का ग्रोथ हो सके, सेल का डेवलपमेंट हो सके। तो फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। फिफ्थ स्टेप में, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए ये ओल्ड फूड वैक्यूल है जिसमें अब वेस्ट मटेरियल बचा रह गया है। अब बच्चों क्या होता है कि लास्ट स्टेप है इजेशन। इजेशन के अंदर क्या होता है कि जो ओल्ड फूड वैक्यूल है वो अमीबा के रियर एंड पर चली जाते हैं और वहां सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं, और फिर जो वेस्ट है उसको सेल से बाहर रिलीज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो बच्चों इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, तो ये 5 स्टेप्स हैं अमीबा में होलोजॉइक न्यूट्रिशन के। तो बच्चों आज के टॉपिक्स में हम इतना ही करेंगे, जो रिमेनिंग टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फटाफट जो भी बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम है वो हैंड रेज कर सकते हैं, और जो भी क्वेरी है वो यू कैन आस्क मी। यस सर। हार्दिक गुप्ता। हेलो, गुड हेलो। आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? हाउ आर यू बेटा? आई एम आल्सो फाइन बेटा। आप जैसे बच्चों की दुआएं हैं, ठीक है ना, जो हम अरे काम अरे, को इतने अच्छे से ऐसे कर ऐसे पाए क्या हैं। सर, हमारी थोड़ी औरों की भी तो है। हाँ ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, पढ़ाई चल रही है अच्छी? हाँ नोट्स बिल्कुल बना सर। रहे हो ना बेटा? हाँ हाँ सर। नोट्स बनाते रहो, फिर आपको असाइनमेंट भी सेंड करेंगे, है ना? नोट्स कंप्लीट कर लो। फटाफट अपनी क्वेरी ओके। बोलो आप जल्दी से। यस सर, ये बोलो सर बेटा। इस टॉपिक की नहीं है सर, दूसरे की है सर, अभी पूछ लूं? हाँ हाँ पूछ लो पूछ लो। सर हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी क्यों होती है कार्निवोर्स से? हाँ
उसमें बेटा जो हर्बीवोर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेशंस हैं वो उनको खाते हैं। तो इसके डाइजेशन के लिए फिर क्या है कि कंप्लीट प्रोसेस के लिए जो है लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है। आई बात समझ में? सर लेकिन ठीक है बेटा। सर जैसे तभी हाँ हेलो हेलो हार्दिक, अपन एक काम करते हैं, सिर्फ 1 मिनट ही बचा है, तो इसको और डिटेल में एक दिन दूसरी क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है, 1 मिनट है ना। ओके बेटा, फटाफट हैंड रेज कीजिए आज के टॉपिक अगर आपको क्लियर हो चुके हैं। यदि आज के टॉपिक आप सबके क्लियर हैं तो हैंड रेज कर दीजिए। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्लास।